हम लोग पहुंचे टैक्सेशन में, चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस, सम्स वाले पेजेस। ये जीएलएस और एसएमपी की बुक का इलस्ट्रेशन 6 है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम फर्निश्ड बाय मिस्टर विराट पर्टेनिंग टू द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/23। मतलब इसका जो ईयर एंडिंग है 31/3/23 है, तो ये इसका प्रीवियस ईयर हुआ 22-23। तो धीरे धीरे मैं लिखना शुरू करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर विराट। और प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, प्रीवियस ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24। ये हर एक आंसर में लिखना। कंप्यूट इज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 if he is resident and ordinarily resident but not ordinarily resident or non-resident। अब फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, ए पॉइंट में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन दुबई। बेटा यहाँ पे कंपनी इंडिया की है, कंपनी इंडिया की है, इंडियन कंपनी है, तो चाहे पैसा रिसीव दुबई में हुआ, रिसीव्ड इन दुबई, पर कंपनी तो इंडिया की है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा तीनों के लिए, तीनों रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए, क्योंकि कंपनी इंडिया की है। तो इनकम अक्रू इंडिया में हुआ, चाहे रिसीव दुबई में हुआ, इंडिया के बाहर रिसीव हुआ, लेकिन इनकम अक्रू इंडिया में हुआ। अब अगर अक्रू इंडिया में हुआ, अमाउंट थी 10,000, तो तीनों के लिए टैक्सेबल होगा 10-10-10। तो हम तीनों स्टेटस के अंदर जाके 10,000 10,000 10,000 लिख देंगे। पहले वाले स्टेटस में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी हम 10,000 रुपीज लिख देंगे। और यहाँ पे मैं लिखूंगा इनकम या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। तो इसको मेरी भाषा में बोलेंगे, दैट इज इनकम अक्रूड इन इंडिया। अक्रूड मतलब पैसे कमाए इंडिया में से, अक्रूड इन इंडिया, चाहे वो पैसे मिले कहीं पे भी हो, वेयर एवर रिसीव्ड, चाहे वो पैसे कहीं पे भी मिले हो, पर अक्रू तो इंडिया में हुए, इनकम अक्रू तो इंडिया में हुई, ठीक है। ए पॉइंट हो गया, तो तीनों के लिए टैक्सेबल। बी पॉइंट, डिविडेंड फ्रॉम ए जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन जापान। अब जापानीज कंपनी है तो इंडिया के बाहर की कंपनी है, रिसीव्ड इन जापान, तो अक्रू भी पैसा इंडिया के बाहर हुआ, जापानीज कंपनी है मतलब पैसा कमाया कहाँ पे, जापान में, रिसीव भी जापान में ही हुआ। तो इसको बोलते हैं हमारी पॉइंट नंबर 5, जो मेरे रूल्स थे, मेरे 6 पॉइंट थे, उसमें ये 5वीं पॉइंट है। इनकम अक्रू भी इंडिया के बाहर हुई और रिसीव भी इंडिया के बाहर हुई 20,000। तो सिर्फ पहले वाले के लिए टैक्सेबल होगा, सिर्फ 20,000 पहले वाले के लिए टैक्सेबल होगा, बाकी दो के लिए एग्जम्प्ट होगा, मतलब बाकी दो के लिए नॉन टैक्सेबल होगा। तो डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ जापानीज कंपनी एंड ऑल्सो रिसीव्ड इन जापान। तो मेरी भाषा में इसको बोलेंगे पॉइंट नंबर 5, दैट इज इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड, इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब पैसे कमाए भी इंडिया के बाहर और मिले भी इंडिया के बाहर। तो सिर्फ जो हमारा ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है फर्स्ट वाला, उसके लिए टैक्सेबल होगा, बाकी दोनों के लिए एग्जम्प्ट होगा, ठीक है। अब पॉइंट नंबर सी, आगे पॉइंट नंबर सी में लिखा हुआ है रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन। बेटा प्रॉपर्टी तो लंदन में है, मतलब इनकम पैसे कमाए कहाँ पे, लंदन में। जो मेरे बहुत इनोसेंट बच्चे हैं, बेटा लंदन एंड इंडिया में नहीं होता है, ठीक है। तो रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड इन अ बैंक इन लंदन, लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया थ्रू अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल्स, कंप्यूटेड 30,000। कंप्यूटेड मतलब वहां पे पाउंड चलते हैं, इसलिए उसको इंडियन करेंसी में कंप्यूट किया हुआ है, इंडियन करेंसी में 30,000 रुपीज, ओके। अब ये भी अक्रू लंदन में हुआ और डिपॉजिट भी लंदन में हुआ, डिपॉजिट मतलब रिसीव भी लंदन में हुआ। तो बी पॉइंट और सी पॉइंट बिल्कुल सेम है। बाद में ये पैसे इंडिया में लेके आए, लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया, बाद में ये पैसा इंडिया में लेके आए। पैसे लेके आना इंडिया में इज नॉट एन इनकम, पैसे लेके आना इज नॉट एन इनकम। कमाया कहाँ पे, लंदन में, मिला कहाँ पे, लंदन में। तो सिर्फ पहले वाले आदमी
के लिए टैक्सेबल है 30,000, फर्स्ट वाले के लिए टैक्सेबल है 30,000, बाकी दोनों के लिए एग्जम्प्ट। पहले वाले के लिए टैक्सेबल आएगा 30,000। तो रेंट इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड इन लंडन, दैट इज इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। अक्रू भी इंडिया के बाहर हुआ, रिसीव भी इंडिया के बाहर हुआ, तो पहले वाले के लिए टैक्सेबल, बाकी दो के लिए एग्जाम। अब हम लोग पहुंचे पॉइंट नंबर डी पे। अब डी पॉइंट में लिखा हुआ है, डी पॉइंट में लिखा है फ्रॉम डिविडेंड फ्रॉम एबीसी लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी। बेटा इंडियन कंपनी का जो डिविडेंड होता है ना, वो सबके लिए एग्जाम्प्ट होता है। जैसे यहाँ पे 40,000 लिखा हुआ है, ये 40 तीनों के लिए, इंडिया का रेसिडेंट हो या इंडिया का रेसिडेंट नहीं हो, सबके लिए एग्जाम्प्ट होता है। बेटा मेरी गलती है छोटी थी, ये जो डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड फ्रॉम एबीसी लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी 40,000, ये अभी फ्रॉम एसएस फंड ईयर 21-22, ये 40,000 डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी हैज बिकम टैक्सेबल नाउ। पहले ये एग्जाम्प्ट होता था, पर अभी ये टैक्सेबल हो गया 40,000। ये इंडियन कंपनी के शेयर्स पे डिविडेंड मिला, तो कंपनी तो इंडिया की है, मतलब अक्रू तो इंडिया में हुआ, चाहे रिसीव कहीं पे भी हुआ हो। तो मैं धीरे धीरे समझाता हूँ। डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, इसको बोलते हैं इनकम अक्रूड इन इंडिया वेयर एवर रिसीव्ड। क्योंकि कंपनी इंडिया की है, कंपनी इंडिया की है, चाहे ये पैसा हमको मिला कहीं पे भी हो, इनकम अक्रू या ड्यू, पैसा कमाया तो इंडिया में ही, चाहे ये पैसा मिला कहीं पे भी हो, तो ये तीनों के लिए टैक्सेबल होता है। दिस हैज बिकम टैक्सेबल, दिस हैज बिकेम या बिकम टैक्सेबल, थोड़े रूल्स चेंज हुए हैं। दिस हैज बिकम टैक्सेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर, ए वाई मतलब असेसमेंट ईयर 21-22। ये असेसमेंट ईयर 21-22 से लेकर ये टैक्सेबल हो गया, पहले ही एग्जाम्प्ट होता था इंडियन कंपनी के शेयर्स पे डिविडेंड, अभी टैक्सेबल है। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट ई पॉइंट। ई पॉइंट में एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात। तो ये जो लिखा हुआ है ई पॉइंट में एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात 50,000, ये इंडिया के अंदर कोई अगर एग्रीकल्चर इनकम करता है, एग्रीकल्चर से पैसा कमाता है, तो वो एग्जम्प्ट होता है। इंडिया में अगर कमाया है, इंडिया की जमीन है, तो एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, ये तीनों के लिए एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, बस लास्ट में मैं ग्रॉस इनकम या ग्रॉस टोटल इनकम लिखूंगा और तीनों कॉलम का मैं टोटल करूंगा, इक्वल टू सम। हो सकता है तीनों का अलग अलग आए, जैसे पहले कॉलम में 10, 20, 30, 40 और जीरो जीरो है, तो पहले कॉलम का टोटल आएगा 1 लाख ऑब्वियसली, दूसरे कॉलम का टोटल 50,000, तीसरे का भी 50,000। ये हमारा आंसर आ गया, 1 लाख और 50,000 और 50,000। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, लिखना सब लोग अच्छे थे। ठीक है, मैं एक बार स्क्रॉल करता हूँ, देख लो सब लोग। ये इलस्ट्रेशन 6 है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर। लिखते रहो बेटा सब लोग, लिखते रहो।